हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज मैं आपके सामने पहला चैप्टर लेकर के आ रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन पीरियोडिक टेबल ही नहीं, पूरी इनऑर्गेनिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए। ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इनऑर्गेनिक को लेकर के बहुत सारे नेगेटिव परसेप्शन बने रहते हैं, है ना। बोला जाता है कि यार ये रटने वाला सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी बहुत ज्यादा भरी हुई है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, कुछ विद्वान एक कदम आगे निकल जाते हैं, वो बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक आती ही कहाँ है पूरे उसमें। कहने का मतलब है, मतलब बहुत अलग अलग नेगेटिव परसेप्शंस बने हुए हैं, ठीक है ना। तो भाई मैं क्लियर कर दूं पहली बात, हाँ, कि हर एक सब्जेक्ट जो भी होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, वॉट एवर कोई भी सब्जेक्ट हो, 5 to 10% चीजें हर एक में याद करने वाली होती हैं। आप मैथ्स का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूला की वैल्यूज, कॉस, साइन, कॉस, थीटा सबकी याद रखनी होती है। फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखने होते हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक। 5 to 10% चीजें कहाँ याद करनी नहीं होती हैं। तो पहले तो दिमाग से ये नेगेटिव परसेप्शन हटा दीजिए कि भैया इनऑर्गेनिक केवल और केवल याद करने की चीज है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। इसका मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देखो यार, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है सिलेक्शन कराने में, रैंक दिलाने में। टॉपर जो बच्चे बन जाते हैं, जो बहुत अच्छी रैंक लाते हैं, जो बहुत शानदार परसेंटाइल बनाते हैं, बेटा उनकी डिक्शनरी में रटने जैसा शब्द या कम वेटेज है इस सब्जेक्ट का, तो ये ऐसे कोई वर्ड्स उनकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं। वो हर एक सब्जेक्ट को बेटा इक्वल प्रिविलेज देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नंबर वन। नंबर सेकंड, हमारे पास डेटा है जिसको हम चेक कर सकते हैं। हर साल कम से कम मान करके चलिए 36% तक इनऑर्गेनिक आती ही आती है। जी हाँ, मान लीजिए 30 क्वेश्चंस का अगर पेपर बना है तो उसमें से कम मैं आपको बता रहा हूं 10 से 11 क्वेश्चन कंफर्म है, आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये कहना बिल्कुल बेकार है बेटा, सीधी सी बात बता रहा हूं। इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, दोनों के दोनों काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो सिलेक्शन करा देंगे, रैंक अटक करिए तो रैंक दिला देंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आप पेपर करने बैठते हैं ना, तो इनके क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़ करके गया है तो बस उसको क्वेश्चन देखते ही उसका हिट हो जाता है और आराम से वो नंबर को बटोर के लूट करके ले आता है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सब्जेक्ट कहते हैं कि भैया आओ, हम नंबर लुटा रहे हैं, बस कोई लूटने वाला चाहिए। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दिस इज माई प्रॉमिस, कि आप नंबर लूट करके लाओगे। अच्छा, ये माइंडसेट तो पूरे साल होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें। ठीक है, पूरा साल आपने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वॉट एवर दोनों सब्जेक्ट को कैसे निकाला मैं नहीं जानता, है ना। लेकिन अभी भी चलते चलते भी अगर एंड मोमेंट पे आप थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को एक बार वापस से, है ना, रिकॉल कर लें, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो मैं कहता हूं बेटा मेंस अभी बाकी है, अभी एडवांस बाकी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप जाते जाते भी अपनी गलती को सुधार सकते हैं। मैं आज जो आपके सामने क्वेश्चन लाया हूं, इसमें मेंस के भी क्वेश्चन हैं जो अभी हाल में आकर के चुके हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या कहते हैं, पुराने मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। आज मैं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि देखो यार कैसे कैसे इसमें कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ऐसा जहां तक मुझे याद है कि अभी मैं शायद पहली स्लाइड जो खोलूंगा ना, जहां तक मुझे याद है शायद उसमें मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन है एक, है ना। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इनऑर्गेनिक में मेमोरी बेस्ड चीजें नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन यार 5-10%, 5 to 10% चीजों के पीछे पूरी इनऑर्गेनिक को बोल देना कि ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, तो भाई ये दो लोगों के साथ, दो चीजों के साथ बहुत ही इनजस्टिस है। एक तो सब्जेक्ट के साथ
और एक उसको पढ़ाने वाले के साथ, क्योंकि भाई जो इंसान उस चीज को पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है, इसका मतलब आपने उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया। खैर, उसकी मेहनत को भी छोड़ो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने एक स्कोरिंग सब्जेक्ट को साइडलाइन कर दिया, जो आपकी परसेंटाइल को बूस्ट कर सकता था, जो आपको अच्छी रैंक लाने में हेल्प कर सकता था। आपने वो एक चांस खो दिया। तो इसलिए कह रहा हूं माय डियर कि अच्छे से चीजों को समझ के जाइए, और ज्ञान देने वाले भाई हर कोने हर नुक्कड़ सब जगह मिल जाते हैं। इस प्रकार के ज्ञानी व्यक्तियों से बचिए, ठीक है ना। और सब्जेक्ट को प्रॉपर प्रिविलेज दीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर प्रिविलेज दीजिए। क्या पता भाई कब कौन सी चीज, कौन सा क्वेश्चन ऐसा क्लिक कर जाए जो आपके परसेंटाइल में रॉकेट लगा दे। ओके, हाँ, तो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें बेटा। बहुत ऑनेस्टली आपको ये मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, आगे आपकी इच्छा। ओके, चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला हमारा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, और इसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन करने का मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं। जब भी मैं आपके सामने स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन लाऊं, आप वीडियो को पॉज करेंगे, मैं साइड में हो जाया करूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप अपने दम पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर सोच लेंगे कि हाँ ये हो गया, फिर जो मैं आंसर बता रहा हूं उससे आप अपने आंसर को क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन इज एन एनवायरमेंटल, ठीक है ना, फ्रेंडली फ्यूल। और दूसरे में जो असर्शन हो गया वो तो ये है, और रीजन में क्या बता रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इट इज वेरी लाइट एलिमेंट। देखिए, हाइड्रोजन एक क्या हो सकता है, एक अच्छे फ्यूल की तरह, ठीक है, यूज हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके पीछे उसका लॉजिक ये हो कि वो एटॉमिक नंबर 1 रखता है, हल्का होता है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन सेकंड जो इसका रीजन दिया गया है वो ऐसा, जो सेकंड जो इसका रीजन दिया गया है वो करेक्ट नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? सी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है साहब, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, हल्का एलिमेंट होता है, अच्छे फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। बात समझ में आ रही है? किसके बारे में पूछ रहा है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में ये जानना चाह रहा है कि मान लीजिए कि 3.87 है। कितना है बेटा? आई रिपीट, 3.87 है। तो ये जानना चाहता है कि वो कौन सा मेटल आयन है जो 3.87 मैग्नेटिक मोमेंट शो कर सकता है। तो देखो यार, सीधी सी बात है कि अगर म्यू 3.87 आ रहा है तो मान करके चलो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आई रिपीट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। हम मैग्नेटिक जब हम इस तरह से म्यू निकालते हैं, हाँ, तो उसमें हम देखते हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 1.73 आता है। ये सारी वैल्यूज बहुत ही वेल नोन है। 2 के लिए कितना आता है? 2.73 के 2.83 के करीब आता है। 3 के लिए कितना आता है? 3.87 के करीब आता है ना। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये कह रहा है कि भैया इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आइए वो स्पीशीज देखे लेते हैं जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज क्या होता है? 3d5 4s2 होता है। लेकिन अगर मैं इसको Mn+2 में बदलूंगा, किस में बदलूंगा बेटा? Mn+2 में बदलूंगा, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने होने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है
वेनेडियम क्रोमियम की बात आती है, तो क्रोमियम को पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्रोमियम कितना आ रहा है बेटा, +2 आ रहा है। कितना आ रहा है, +2। ओके, तो क्रोमियम कितना होता है, 3d5 4s1, करेक्ट। अब अगर मैं इसको +2 में बदल दूं तो इसका मतलब ये हुआ, एक यहां से निकल लिया और एक यहां से निकल लिया, कितना रह गया, 3d4 रह गया। कितना रह गया, 3d4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका 3.87 आने से रहा। हमें तो कितना चाहिए, 3.87 चाहिए। और 3.87 कब पॉसिबल है, जब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो, 3। आगे बढ़ते हैं, टाइटेनियम पे जरा फोकस कर लेते हैं। टाइटेनियम की कंडीशन कैसी है भाई, +2 है, तो ये होता है 3d2 और 4s2, करेक्ट, हाँ या ना। तो भाई मेरे सीधी सी बात है, +2 की बात है। किसकी बात है, +2 की। तो यहां से 2 उड़ा दीजिए, 2 बचेंगे, यानी कि यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। ये भी नहीं है, तो फिर बचता कौन है, वेनेडियम। वेनेडियम वैसे तो होता है 3d3 और 4s2, लेकिन अगर मैं +2 की बात करूं तो ये 2 मैंने उड़ा दिए, क्या बचा, 3d3 बचा। तो भाई बाय द एंड समरी इज दिस माय डियर, यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, वेनेडियम आना चाहिए, यानी कि आंसर इज बी। तो आइए चेक कर लेते हैं, आंसर इज बी। मुझे मैसेज करके जरूर बताना कि कितने बच्चों के आंसर सही हुए, कितने रिप्लाई सही हुए, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन गिनिएगा, और मैंने बहुत कम सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठाए, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस छांटे हैं, करीब 20-22 के करीब क्वेश्चंस हैं। आपको इन पे अच्छे से फोकस करना है, ठीक है ना। और मुझे बताइएगा जरूर कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज, ठीक है ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी का हमें करेक्ट ऑर्डर निकालना है। तो मेरे हिसाब से इतनी देर में आपने वीडियो पॉज करके और अच्छे से इसके बारे में सोच लिया होगा। अब आइए मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी को हम H से डिनोट करते हैं, हाँ करते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, हाँ होता है। और अगर मैं इसका दूसरा रिलेशन देखूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, हाँ होता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई, यस। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये रेडियस और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच का रिलेशन है। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि भाई जहां पे चार्ज ज्यादा होगा वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जहां पे साइज छोटा होगा वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहले तो हमने चार्ज पे वॉच किया, तो हमें C और E मिले जिनमें चार्ज ज्यादा है। तो C और E हमें मिले जिनमें चार्ज ज्यादा है, यानी कि C और E की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, A, B और D से। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आपको इसमें लॉजिक नजर आ रहा होगा होपफुली। चलिए, ये मतलब आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो C और E की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किससे, A, B और D से, करेक्ट। अब हमें यह देखना है कि C और E में किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो अब हम किस पे कूद पड़ेंगे, साइज पे। तो C और E में C का जो साइज है वो छोटा होता है, और जो E है कैल्शियम, उसका साइज बड़ा होता है। सबको पता है कि डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है। तो मैग्नीशियम सबसे बड़ा होना चाहिए। अब मैग्नीशियम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आई रिपीट, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, C से। तो भाई C सबसे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि अगर आपके फंडे क्लियर हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, ओके। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, हाँ, कि 2-3 ऑप्शन तो, 1-2 ऑप्शन तो आपके यूं ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कैसे,
भाई सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, सी और ई में से कोई एक होना चाहिए, हाँ या ना। आप देखिए डी ऑप्शन को देखिए, डी ऑप्शन जो है, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखिएगा, बाकी तीन से डिफरेंट दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो आप डी पे फोकस करिए यार, डी बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, यस आर नो। तीन में तो सी को आगे किया हुआ है और एक में ई को आगे किया हुआ है, तो आप क्या करिए, सी और ई पर पहले फोकस करिए। किस पे फोकस करिए, सी और ई पे। इसका मतलब यह है कि सी और ई में से ही कोई एक आगे होना चाहिए, हाँ या ना। तो जब आप ये इस तरह से सोचेंगे कि अच्छा हाँ यार सी और ई में से कोई होना चाहिए, तो ये तो मान के चलो कि इन्हीं दो में से कोई फिक्स है, अब इनमें से कौन आगे है, तो फिर आपने साइज लगाया और आपको पता चला भैया सी आगे होना चाहिए। तो देखिए ई अपने आप दौड़ से बाहर हो गया, ई अपने आप दौड़ से बाहर हो गया, अरे हाँ या ना। ये वाला जो डी ऑप्शन है ये अपने आप दौड़ से बाहर हो गया। अब कौन बचा, अब बचा बेटा ए बी और सी, यस आर नो। अच्छा आप चार्ज के बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, चार्ज, कि भैया जिनका चार्ज ज्यादा होता है उनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जरा ध्यान से देखिए, सी और ई में से ही कोई आगे होना चाहिए, कहने का मतलब है सी और ई को ही ए बी और डी से आगे होना चाहिए। और यहां पे क्या हो रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, ई पीछे चला गया, ये ऑप्शन भी दौड़ से बाहर हो गया। तो आपको ऐसे ऑप्शंस को समझना चाहिए, ये तभी कर सकते हैं जब आपके फंडे क्लियर होंगे। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, वॉट एवर किसी का भी पेपर हो, चार में से एक या फिर किस्मत अच्छी हुई तो दो, और किस्मत बहुत अच्छी हुई तो तीन ऑप्शन आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे कि भैया ये तो हो ही नहीं सकते, आंसर ये है, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि एक या दो ऑप्शन तो आउटराइट रिजेक्ट हो ही जाते हैं अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, अब आप ये कहेंगे अरे आपको तो इतने साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, 20 साल हो गए, आपके लिए तो ये क्या है, मजाक है ये वो, लाइक दैट नहीं। एक स्टूडेंट की हैसियत से बात करूं तो मैं अगर स्टूडेंट की हैसियत से बात करूंगा तो अगर मुझे ये कंसेप्ट पता है तो मैं यही तो सोचूंगा कि भाई सी और ई को तो आगे होना ही होना चाहिए। अब सी और ई में से कौन आगे होना चाहिए, भाई सी आगे होना चाहिए, हटाओ इसको। फिर ये कैसे हो सकता है, सी के बाद ए आ गया, इसको भी हटाओ। अब बचा कौन, ये दो, इनमें से हम पता कर लेंगे कि भाई इनमें से कौन होना चाहिए। तो चलिए सी और ई की अगर हम बात करें तो सी और ई का तो हमें रिलेशन समझ में आ गया। अब यही रिलेशन हमें बाकी ए बी और डी में भी लगाना है। तो ए का साइज पोटेशियम, देन रूबिडियम, देन सीजियम, नीचे आने पे साइज बढ़ता जा रहा है, यानी कि ई के बाद क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी के बाद क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। फाइनल आंसर इसका बॉम्बे यानी कि बी होना चाहिए। और इसका आंसर क्या है बेटा, बी है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि ये लॉजिक इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे। ओके, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत टाइम लिया, आपने नोटिस किया हो तो, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि हमें कंसेप्ट लगा करके बात को आगे बढ़ाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन मेमोरी बेस है, ठीक है ना, अगर आपको पता है तो फ्री फोकट के नंबर है साहब, आप आंसर लगाइए आगे बढ़ जाइए। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, आंसर क्या है भाई, ऑर्गेनेसॉन्स, ठीक है ना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 100% क्या कहते हैं समझने वाली चीज है, नहीं, 5 to 10% समझने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज भी है, 90% क्या कहते हैं समझने वाली भी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जरा ध्यान से देख लीजिए, लोदा-मेयर कर्व है बेटा, जिसमें ये पूछा गया है कि कौन पूरे ग्राफ में क्या कहते हैं कौन से एलिमेंट्स कहां पे क्या कहते हैं कौन से एलिमेंट्स कहां पे किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो लोदा-मेयर कर्व कुछ इस तरीके से बनता है और इसमें चार पोजीशन डिसाइड होती हैं। एक तो होती है टॉप, एक होती है असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग
और एक होती है लोअर पोजीशन। ऐसे करके पूरे ग्राफ में 4 पोजीशन को सेट किया जाता है। अच्छा, जब हम लोग पढ़ाते हैं ना बेटा, तो जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक ट्रिक दे देता हूं। क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। ठंडा ला। ठंडा ला का मतलब, देखिए इसमें थोड़ा वॉइस पे जाइए तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है? ठ, ठीक है ना। ये क्या है? ड, ओके। ये क्या है? ल, ओके। ठंडा। और ये क्या है? यहां पे क्या है? अ, ठंडा ल। यानी कि 4 वर्ड्स मैंने इसमें यूज किए। कितने वर्ड्स यूज किए? 4। ठ, ड, ल, एल, ए, ओके। ठंडा ला। तो ठंडा मीन्स यहां पे मैंने क्या मान लिया? जस्ट ए सेकेंड। ठंडे को मैंने ठ से मान लिया टॉप पोजीशन। कौन सी पोजीशन? टॉप पोजीशन। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आई रिपीट, कौन सी पोजीशन? टॉप पोजीशन, ओके। अच्छा, इसी तरह से यहां पे ड को हमने क्या मान लिया? डिसेंडिंग पोजीशन। एल को हमने क्या मान लिया? लोअर पोजीशन। ए को हमने क्या मान लिया? असेंडिंग पोजीशन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो टॉप डिसेंडिंग लोअर असेंडिंग, आई रिपीट, टॉप डिसेंडिंग लोअर असेंडिंग, यानी कि टॉप पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन, लोअर पोजीशन और असेंडिंग पोजीशन। तो टॉप पोजीशन पे फर्स्ट रे ग्रुप, आज के एलिमेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो टॉप पोजीशन जो है वो फर्स्ट रे ग्रुप के एलिमेंट ऑक्यूपाई करते हैं, और डिसेंडिंग पोजीशन जो है वो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं। ये बात समझ में आ गई? लोअर पोजीशन पे ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, मेटलॉइड्स हो गए, ये सब होते हैं। देन असेंडिंग पोजीशंस पे हैलोजेंस हो गए। कौन हो गए बेटा? हैलोजेंस हो गए। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से सब अपनी अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं बेटा? ऑक्यूपाई करते हैं, करेक्ट। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है। पहला बोलता है एल्कली मेटल ऑक्यूपाई पीक पोजीशन। बात बिल्कुल सही है, टॉप पोजीशन फर्स्ट रे ग्रुप से होती है, ये स्टेटमेंट सही है। हैलोजन ऑक्यूपाई क्या है? असेंडिंग पोजीशन। तो भाई असेंडिंग पोजीशन हैलोजन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी सही है। एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइड डिसेंडिंग पोजीशन, ये बात भी सही है। और यहां पे क्या लिख रहा है वापस से? एल्कली मेटल आर एन लोअर कर्व, ये गलत है क्योंकि वहां पे तो ट्रांजिशन होते हैं। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए? दिल्ली, यानी कि डी। क्लियर है? तो जहां पे ट्रिक लगती है वहां ट्रिक लगाइए, जहां पे कंसेप्ट लगता है वहां कंसेप्ट लगाइए। अल्टीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाइए, ओके। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच शुड बी थ्योरेटिकली प्रेजेंट इन 8th पीरियड ऑफ द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है हमारी, उसमें कितने होते हैं भाई? 7 पीरियड की बात होती है। ये किसके लिए पूछ रहा है? 8, ठीक है ना। चिंता मत करिए, 9 में भी पूछ सकता था। किस में पूछ सकता था? 9 में भी। सर क्या बात कर रहे हो, 7 तो होते ही हैं, 8 पूछ रहे हो और कह रहे हो कि 9 में भी पूछ सकता था, वो कैसे? देखिए क्वेश्चन है हाइपोथेटिकली कैसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते या ये कोई रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो पीरियड नंबर दिया है वो कैसा दिया है? 8th, यानी कि इवन नंबर दिया है। तो मैं आपको 2 फॉर्मूला बताता हूं। एक बताता हूं n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2, और एक फॉर्मूला है बेटा n+2 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2। क्या मतलब सर? ये क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2 फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये 2 फॉर्मूले हैं और इनके थ्रू हम किसी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑड में यूज होता है। किसमें यूज होता है? ऑड में। और ये इवन में। क्या मतलब? देखिए ऑड और इवन का यहां पे मतलब है कि भाई अगर नंबर ऑफ पीरियड्स ऐसे दिए गए हो, मान लो 9 दिया हो, 11 दिया हो, है ना, तो ऑड हो गया। 8 दिया है, 10 दिया है,
तो क्या हो गया, इवन हो गया। अच्छा, एन यहां पे क्या है बेटा, नंबर ऑफ पीरियड है। एन क्या है, नंबर ऑफ ओके पीरियड है। ओके, कि भाई कितने पीरियड्स इसमें अवेलेबल हैं। अब अगर मान लीजिए कि एट्थ है जो कि इवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ऑड होता तो कोई और फॉर्मूला लगा देते। तो भाई मान लो ये वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे 8 रखा, 8 प्लस 2 कितना होता है, 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 100 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50। तो यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 50 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अगर ऑड पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, इवन पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो बाय द वे इसका आंसर कितना आ रहा है भाई, 50 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ गणितज्ञ जो है वो अपना एक दिमाग लगाएंगे खतरनाक वाला, बोलेंगे सर ये क्या किया हुआ है, ये 2 किया है, ये 4 किया है, अरे इसको सीधे यहाँ पे क्या कहते हैं उड़ा दो ना, तब भी तो आंसर आ रहा था, यहाँ पे 4 और 2 करने की क्या जरूरत थी। देखो भाई अगर कुछ ऐसा किया है ना, तो कुछ रीजन होगा तभी किया है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है बच्चों के मन में इस तरह के डाउट्स आते हैं अननेसेसरी, जबरदस्ती, अरे भाई कुछ किया है तो कोई ना कोई रीजन ही होगा। चलिए आइए वो रीजन भी बता देते हैं। जब पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, तो जब वो हाइपोथेटिकली 8, 9, 10 की बात कर सकता है, तो हो सकता है वो ये भी कह सकता है कि मान लीजिए कि 8th पीरियड है या 9th पीरियड है, और 9th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, अगर एक ऑर्बिटल 2 के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन रखता हो, एक ऑर्बिटल 2 के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन रखता हो, तो भाई मेरे उस समय यहां पे तुम 2 के बजाय क्या करोगे, 3 रख दोगे। उस समय 2 के बजाय क्या करोगे, 3 रख दोगे। बात समझ में आई। तो मान लो कि एक पीरियड में वो बोले कि एक पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, लेकिन ध्यान रखिए कि एक ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो यहां पे इसको सॉल्व करने पे 25 आ रहा है, ये तो मानते हो भाई। यहां पे 8 प्लस 2 10 होल स्क्वायर 100, और क्या कहते हैं डिवाइड बाय 4 25, और अभी कितना था 2, इससे 50 आ गया। अब मैं कह रहा हूं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में, हाइपोथेटिकली वो कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी। तो मान लो कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करोगे, 25 इंटू 3 करोगे ना, है? या यूं कहोगे नहीं हमने तो मैथ्स पहले ही लगा दी थी, 2 को 4 से उड़ा दिया सब कुछ, ये 4 को 2 से उड़ा दिया था, हमने तो मैथ्स पहले ही लगा दी थी, अब ऐसा क्वेश्चन तुम कैसे दे सकते हो हमें, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो बेटा ये चीज ध्यान रखिए, इस तरह से क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे उस समय आप 3 कर देंगे, 3 कर देंगे तो आंसर उस हिसाब से 75 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज स्मॉलेस्ट साइज, इन सब में सबसे छोटा एनायन, ठीक है ना, कौन सा है। देखो इन जनरल नॉर्मल वे में बात करें, अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, एक आध मतलब यूनिक केस बताऊंगा, फिलहाल जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। इन जनरल, आई रिपीट, इन जनरल एनायन बड़े होते हैं किससे, कैटायन से। जी हां बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। आप बोलेंगे कि सर इन जनरल क्यों कह रहे हो, ये तो हमेशा होता है ना, नहीं हमेशा नहीं होता, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें, ओके। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूं कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिले। अभी देखिए ये क्वेश्चन में कुछ इधर ये सीखने को मिला, यहां पे कुछ अलग ट्रिक सीखने को मिली, ये एक इंफॉर्मेशन सीखने को मिली, तो इस तरह से हर एक में अपन कुछ नई चीजों को सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इन जनरल एनायंस बड़े होते हैं, जी हां, कभी कभी कैटायंस भी बड़े हो सकते हैं, कब हो सकते हैं अभी बताऊंगा। तो इन जनरल एनायंस बड़े होते हैं किससे, कैटायन से। तो भाई स्मॉलेस्ट साइज पूछा है, तो सी, आई रिपीट सी और डी को
तो निकाल फेंकिए। अब बचता कौन है हमारे पास, ए और बी, इन्हीं में से कोई छोटा होना चाहिए। तो भाई ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो बेरिलियम छोटा होना चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, ए। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है। कई बार बच्चे इसको पढ़ने में गलती कर देते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, बहुत जरूरी है। चलिए, तो बात आती है कि इनकरेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। ओके, तो मान लीजिए कि आयनिक रेडियस पूछी है। अब यहां पे बच्चा सोचता है हाँ यार सोडियम सबसे बड़ा है, कहां दिक्कत आ रही है, चलो लिथियम छोटा है, कहां दिक्कत आ रही है। मैग्नीशियम को लेकर के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि लिथियम Li+ बड़ा होगा कि Mg+2 बड़ा होगा। बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होते हैं, तो जिस समय मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, तो अगर आप बाय द वे मुझसे पढ़े हुए हो और समझे हुए हो तो याद करो, मैंने उस समय पीरियोडिक टेबल में ये चीज बताई थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। और यहां पे क्या लिख दूं बेटा, बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये +1 है सारे के सारे, और ये सारे के सारे कौन है, +2। करेक्ट? ओके, ये +1 है और ये क्या है, +2। नाउ ये जो एरो है, ये एरो बता रहा है कि इधर आने पे साइज बढ़ रहा है, यानी कि लिथियम बड़ा है किससे, बेरिलियम से, सोडियम बड़ा है किससे, मैग्नीशियम से, पोटेशियम बड़ा है किससे, कैल्शियम से, सेम फॉर रेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना? इधर वाले यानी कि फर्स्ट ए वाले क्या है, बड़े हैं किससे, सेकंड ए से। ये एरो ये बताना चाह रहा है। अच्छा, इसी तरह से ये एरो भी आप समझ गए होंगे, क्या बताना चाह रहा है कि नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब इनका आपस में क्या हो रहा है, आइए देखिए, लाइक दिस। ओके, तो अब आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। ये ऐसी टेक्निक है कि इसके बाद कभी भी कोई भी कहीं से भी, ये पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन है, ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसी टेक्निक है जिसके बेसिस पे आप कभी भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप फोड़ के आ सकते हो बड़े आराम से, बहुत ही आराम से। कैसे, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, लाइक दैट। अरे हाँ या ना? अब आप ऐसे समझिए कि सोडियम और लिथियम में कौन बड़ा है, भाई सोडियम बड़ा है। अच्छा, लिथियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा है, ये एरो बता रहा है कि लिथियम बड़ा है, मैग्नीशियम छोटा है। इसी तरह से मैग्नीशियम बेरिलियम में नो डाउट मैग्नीशियम बड़ा है। तो ये एरो से साफ पता चल रहा है। तो आप इस एरो को लगा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब आपके बैठे बैठे वहां पे मन में क्या क्वेश्चन आएगा, मान लो एक एलिमेंट यहां का दे दिया, एक वहां का दे दिया, एक ये दे दिया, एक वो दे दिया, फिर क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, इसी को फॉलो करो, आंसर होगा, सामने ही होगा। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहें। ठीक है भाई, मैं यहां पे देख करके कह सकता हूं कि बेरिलियम जो है इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एसआर से बड़ा है, सीजियम से छोटा है, रूबिडियम से छोटा है। और वैसे भी एक बात बता दूं मैं आपको बहुत ईमानदारी से, आप जैसे सोच रहे हो ना, कई बार क्वेश्चन वैसे नहीं होते। किस्मत बहुत खराब हो तभी वैसे हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। वो भी क्या करते हैं बेटा, आसपास के एलिमेंट्स को ध्यान में रख करके, आई रिपीट, आसपास के एलिमेंट्स को, यानी कि मतलब ऐसे एलिमेंट्स को लेते हैं जिनमें उनको भी पता है कि बच्चा एक लिमिट तक ही तो कंसेप्ट लगा सकता है ना, तो आसपास के एलिमेंट को ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन बनाया जाता है। ये नहीं कि एक उस तरफ कन्याकुमारी का ले लिया, एक जम्मू कश्मीर की तरफ ले लिया, ऐसे नहीं होता है बेटा। मतलब कहीं से कुछ भी उठा लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो जो एलिमेंट्स को साइज या जो भी प्रॉपर्टी हम कंपेयर करा रहे हैं, उनमें कोई तो रिलेशन होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई?
उनमें कोई रिलेशन आपस में होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन तो हमारे को पता चल गया कि भाई सबसे बड़ा सोडियम लिथियम, तो ये तो सही है। हमें क्या पता करना है? इनकरेक्ट। आगे चलते हैं, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, ये भी सही है। अब बात आती है जेड इफेक्टिव की। किसकी? जेड इफेक्टिव। देखिए जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो यार सीधी सी बात है कि जो टिन है, क्या है? आई रिपीट, जो क्या है? टिन है। Sn+4 है, In+ है, Sn है, इंडियम है, तो यार जेड इफेक्टिव तो डोमिनेंट होगा ही होगा। आई रिपीट, जेड इफेक्टिव तो डोमिनेंट होगा ही होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा और यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो अब आप देखिए Sn+4 है, हां या ना? यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही बने हुए हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई, तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया बेटा? डोमिनेंट हो गया। जेड इफेक्टिव बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर हावी हो गया, डोमिनेंट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो Sn+4 ज्यादा होगा किससे? Sn से। अच्छा, इंडियम से भी ज्यादा ही होगा, इंडियम से भी ज्यादा ही होगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, और आगे चलिए, इंडियम In+ जो है वो डोमिनेंट होगा किस पे? इंडियम पे और Sn पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज लेके बैठे हैं। लेकिन बात आती है Sn और इंडियम पे हम कैसे फोकस करें। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जेड इफेक्टिव एक ऐसी क्वालिटी है, आई रिपीट ध्यान से सुनिएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, जेड इफेक्टिव दोनों में डोमिनेंट होगा अपने न्यूट्रल वाली स्टेट से। Sn+4 डोमिनेंट होगा Sn और इंडियम पे, In+1 डोमिनेंट होगा Sn और इंडियम पे, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, जेड इफेक्ट बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर डोमिनेंट हो गया। लेकिन Sn और इंडियम का क्या करें? आई रिपीट, Sn और टिन और इंडियम का क्या करें, है ना? तो बहुत सीधी सी बात है बेटा, जेड इफेक्ट एक ऐसा नेचर है जो लेफ्ट टू राइट जाने पे भी बढ़ता है, बात समझ में आ रही है, और जो डाउन द ग्रुप जाने पे भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पे भी बढ़ता है। अब कुछ बच्चे इतना बोलते ही भड़क जाएंगे, अरे सर गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया। क्यों? जेड इफेक्ट नीचे जाने पे तो कांस्टेंट रहता है। देखो बात को समझने की कोशिश करना। एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव वैल्यू है, जेड इफेक्टिव वैल्यू है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंडेंसी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंडेंसी है। यह बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर समझिएगा। जेड इफेक्टिव वैल्यू है, वैल्यू कैलकुलेटिव वैल्यू, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंडेंसी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जेड इफेक्ट में क्या रिलेशन होता है? बहुत शानदार चीज बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जेड इफेक्ट अपॉन साइज, जी हां, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? ठीक है, आई रिपीट, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? जेड इफेक्ट अपॉन साइज। क्लियर है भाई? जेड इफेक्ट अपॉन साइज। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हां जा रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, हां बढ़ रहे हैं, जेड इफेक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन साथ में शेल भी बढ़ रहे हैं, हां बढ़ रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, हां बढ़ रही है। तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन दूरी भी तो बढ़ रही है, हां बढ़ रही है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा? कम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा? कम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हमें फील आएगा कि जेड इफेक्ट बढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए हम बोल देते हैं कि जेड इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये टर्मिनोलॉजी एक्चुअल में क्या हो रही है, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, स्लेटर ने जो थ्योरी दी थी
वो एक्चुअल में गलत थी। मतलब वो कैलकुलेटिव जो थ्योरी थी ना, वो पूरी तरह से सही नहीं थी। वो थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं थी, ये बात ध्यान रखना माय डियर। हाँ, उसने जो थ्योरी दी थी, उसने क्या कहा था? उसने कहा था यहां से आगे चले जाओ, कांस्टेंट रहेगा। गलत है। वो जो उसने फॉर्मूला दिया, जो उसने कैलकुलेट करने का तरीका बताया, उसके अकॉर्डिंग जेड इफेक्ट सेम आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, आप दुनिया की अच्छी अच्छी बुक्स उठा करके देख लीजिए, जो फॉरेन ऑथर की बुक्स होती है ना, कोई बुक उठा करके देख लीजिए, हर बुक में यही दिया है कि जेड इफेक्ट लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप हर जगह क्या होता है? इंक्रीज होता है। अरे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, कॉमन सेंस लगाओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, हाँ बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? जेड इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर दूरी बढ़ गई तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम फील होगा। लेकिन जेड इफेक्ट फील कम हो रहा है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जेड इफेक्ट खुद कम हो गया। जेड इफेक्ट तो वही है, वैल्यू तो वही है, बस वो फील कम हो रहा है। तो वो जो फील कम हो रहा है, वो एक्चुअल में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील हो रहा है दूरी बढ़ने से। ये ठीक वैसी कंडीशन है कि इमेजिन करिए कि यहां पे सूर्य देव हमारे चमक रहे हैं और एक इंसान यहां पे खड़ा हुआ है और एक इंसान मान लो यहां पे खड़ा हुआ है। ओके, अब इतना तो पता है कि ये डिस्टेंस क्या है? d1 और ये डिस्टेंस क्या है? d2। हाँ या ना? हाँ सर। अब d1 वाला है, उसको भी गर्मी महसूस हो रही है, d2 वाला है, उसको भी गर्मी महसूस हो रही है। ज्यादा गर्मी किसको महसूस होगी? d1 वाले को, क्योंकि इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्य देव का जो तपन है, जो तपिश है, जो गर्मी है, वो कम हो गई। नहीं, सूर्य देव जो है हमारे, जो सूरज है, सन है, उसकी हीट फिक्स है। लेकिन क्योंकि यहां डिस्टेंस बढ़ गई, इसलिए वो कम फील हो रहा है, और यहां डिस्टेंस कम है, इसलिए वो तपन, वो गर्मी ज्यादा फील हो रही है। तो जेड इफेक्टिव, सूरज का, सन का टेम्परेचर वो फिक्स है, ठीक है ना, वो फिक्स है। लेकिन दूरी बढ़ने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है? कम महसूस हो रही है और यहां पे ज्यादा महसूस हो रही है। तो वही काम यहां पे भी हो रहा है कि जो अंदर जेड इफेक्टिव है, वो प्रोटॉन बढ़ने के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि हर एलिमेंट का अपना अपना जेड इफेक्ट फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से जेड इफेक्ट तो क्या हो रहा है भाई? हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से जेड इफेक्ट की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फील होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स को, जो फील होने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो थोड़ा थोड़ा उसी प्रोपोर्शन में कम होता जा रहा है। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि यार नीचे जाने पे जेड इफेक्ट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, है ना। लेकिन सच्चाई है कि अगर वैल्यू की बात की जाए ना, तो जेड इफेक्ट लेफ्ट टू राइट भी बढ़ रहा है और डाउन द ग्रुप भी बढ़ रहा है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, बैलेंस हो गया। इसलिए हमने कह दिया जेड इफेक्ट भी क्या रहता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और स्लेटर ने क्या किया? कैलकुलेशन करके उसको प्रूफ कर दिया कि देखो भाई, कैलकुलेशन में वैल्यू सेम आ रही है, जेड इफेक्ट क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन हकीकत यह, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब खैर, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताइए, अल्टीमेटली अगर हमसे पूछा जाए, हाँ, कि भाई जेड इफेक्ट नीचे जाने पे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, ये वो फलाना ढिमाका, तो देखो यार एक बात बताऊं, इंसान ने खुद कसम खाई होती है कंफ्यूज होने की। अदरवाइज अगर वो अपने बारे में ध्यान से सोचे तो उसको लगेगा कि नहीं यार, ये चीजें तो मुझे पहले से ही पता है। कैसे? जरा ध्यान से सुनना। स्लेटर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो मैं भी यही बोलूंगा कि जेड इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, अकॉर्डिंग टू स्लेटर, अकॉर्डिंग टू स्लेटर। ओके, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। क्या आप लोग ये नहीं बोलते अपने मुंह से, खुद नहीं बोलते कि नीचे जाने पे जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है,
इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी में कमी आ रही है। क्या आप लोग ऐसा नहीं बोलते? सच सच बताना, बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी में कमी आ रही है। वो क्यों बोलते हो? अपने मन से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो। वो आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आपको भी पता है कि साइज बढ़ने के साथ साथ आखिरी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के साथ कम होती जा रही है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। इसलिए आप उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालते जा रहे हो। समझ में आया? क्या आप ये नहीं बोलते हो कि बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? क्या नहीं बोलते हो? तो भाई मेरे बोलते आप भी वही हो जो मैं यहां पे आपको समझाना चाह रहा हूं। बस समस्या यह है कि चीजों को आपके सामने गलत तरीके से रखा जाता है, इसलिए आप परेशान हो जाते हो। बात समझ में आई? जब कोई पुरानी चीज को तोड़कर नई चीज समझाने की कोशिश करता है कि भाई तुमने जो अभी तक सोचा है वो गलत सोचा है, तब इंसान को झटका लगता है और तब उसकी नींद खुलती है। बोले अच्छा हाँ बात तो सही है, हम भी तो ऐसे ही सोचते थे, हाँ अब सही सोच रहे हैं यानी कि। तो इसलिए भाई मेरे जो बता रहा हूं उस पर ध्यान से सोचो और सुनो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जेड इफेक्ट अलग अलग, दो अलग अलग बातें हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, तो हमारे अभी तक इनकरेक्ट ऑप्शन की बात हो रही थी। तो हमने देखा कि आज सब कुछ करेक्ट चल रहा है। टिन और इंडियम में अगर देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है ना? तो इंडियम से अगर टिन की तरफ जाएंगे तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होना चाहिए। तो टिन का ज्यादा है, इंडियम का कम है। अभी तक सब कुछ सही चला है। यहां आकर के झोल आ रहा है क्या? Na प्लस एफ माइनस O2 माइनस, एनायन बड़े होने चाहिए, ये छोटा। फाइनल आंसर इज डी। क्लियर है? अब यहां पे आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर आप बताने वाले थे इन जनरल एनायन बड़े होते हैं, कैटायन छोटे, तो क्या कभी कैटायन भी बड़ा होता है? जी हां। ध्यान रखिएगा, जो हमारा CS प्लस है, ये बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया क्या भाई? हाँ, जो हमारा CS प्लस है बेटा वो O2 माइनस और F माइनस से बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम अगर ऐसा कहते हैं कि एनायन हमेशा बड़ा होता है किससे? कैटायन से, बहुत गलत कहते हैं, वो बहुत गलत। सच्चाई यह है कैटायन, कभी कभी कुछ कैटायन बड़े भी होते हैं किससे? एनायन से। एनायन ही हमेशा बड़ा नहीं होता, किससे? कैटायन से। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आई रिपीट, ये कैसा क्वेश्चन है बेटा? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है जरा ध्यान से सुनिएगा। यह कहता है कि K प्लस और F माइनस जो है, इफ द आयनिक रेडियस ऑफ K प्लस एंड F माइनस आर नियरली सेम, किसके इक्वल है? ऑलमोस्ट 1.34 के। कहने का मतलब है चाहे K प्लस को ले लो चाहे F माइनस को ले लो, उनकी रेडियस करीब करीब 1.34 के करीब है। तो बताओ भाई K और F का क्या होगा? तो देखो यार, K बड़ा होगा किससे? K प्लस से, और F छोटा होगा किससे? F माइनस से। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर K प्लस की 1.34 है तो इसका मतलब यह हुआ कि K की रेडियस 1.34 से ज्यादा होनी चाहिए, और F माइनस जो है उससे F छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर F माइनस की रेडियस ये है तो F की उससे कम होनी चाहिए। तो K की 1.34 से ज्यादा होनी चाहिए, F की 1.34 से कम होनी चाहिए। तो इसी रेस्पेक्टिवली वर्ड का यूज किया है, यानी कि इसी ऑर्डर में देख लो कि कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है। तो ये सी ऑप्शन मुझे साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें इधर ज्यादा है और इधर कम है, यानी कि K की ज्यादा है 1.34 से और F की कम है किससे? 1.34 से। तो फाइनल आंसर क्या हो गया भाई? सी हो गया। ठीक है ना? उसी सीक्वेंस में देख लो, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, आयनाइजेशन एनर्जी साहब हाईएस्ट है किसके लिए? ठीक है ना? यहां पे एक बहुत शानदार कंसेप्ट लगता है। क्या? बहुत ही शानदार। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, मार्केट में आप जा रहे थे, किसी से पंगा हो गया और किसी ने आपको दे ली, हाँ या ना?
तो बदले में आप क्या करोगे? बदले में आप चाहोगे कि मैं भी उसके दे लूं। लेकिन जस्ट इमेजिन, मान लो कि वो आपसे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, जस्ट इमेजिन, हाँ, तो आप क्या सोचोगे? अब ये कंडीशन लग गई ना। पहले तो क्या कंडीशन थी कि आपकी इच्छा हुई, हाँ मैं भी दे दूं। लेकिन अब समस्या यह है कि आपको दिखाई दे रहा है कि वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, हाँ या ना? तो फिर आपके मन में सेकंड थॉट क्या आएगा कि भाई देख, इसने मेरे को दे ली, हाँ मैं भी इसको दूंगा, लेकिन भाई ये तो ज्यादा स्ट्रांग है, तो एक काम करते हैं, जितना दिया है उतना तो कम से कम लौटा देते हैं। भले चाहे उससे ज्यादा ना दे पाए, लेकिन जितना दिया है उतना तो लौटा दें। इतना तो मन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो फिर आप क्या करोगे कि जितना आपको मिला था ना, उससे कोशिश करोगे कि कम से कम उतना तो उसको मैं लौटा ही दूं। भाई उससे ज्यादा ना दे पाऊं, लेकिन उतना तो लौटा दूं जितना इसने मुझे दिया। तो वही केस सेम यहां पे भी अप्लाई होता है। कैसे? देखिए, ये ए है, अब मैं ए को ए माइनस में बदलना चाहता हूं। नो डाउट इन इट, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। और सोचिए कि ए को ए माइनस में जब मैंने बदला तो एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। अब मैं चाहता हूं कि ए माइनस को वापस से किस में बदल दूं? ए में बदल दूं। तो ए माइनस को वापस से ए में बदलूंगा, यानी कि इस बार मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। पिछली बार मुझे एनर्जी मिली थी, इस बार मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इक्वल होती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं तो इसको अपनी क्लास में पढ़ाता हूं, ठीक है ना। ऐसे दो कंसेप्ट हैं, एक कैटायन के लिए है, एक एनायन के लिए है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? ए की। और ये आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? ए माइनस की। भाई ए को ए प्लस में बदल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए की होगी, और ए माइनस को ए में बदल रहे हो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ए माइनस की होगी। तो वही हमारा यहां पे कंसेप्ट तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये दोनों बराबर होती हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से पता करना है कि भाई किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये तो दुनिया जानती है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मैक्सिमम होती है तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? Cl माइनस की मैक्सिमम होगी। तो फाइनल आंसर क्या होगा? बी होगा। बात खत्म, वेरी सिंपल। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा, उसके एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, क्योंकि जितना मिला उतना लौटा दिया। समझ में आया? तो जिसको ज्यादा मिला उससे ज्यादा लौटाया, जिसको कम मिला उससे कम लौटाया। सिंपल, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो ऑर्डर है दिखने में ही नहीं, कभी कभी बच्चों को सॉल्व करने में भी भयानक लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसने मेरा वो बताया हुआ कंसेप्ट फॉलो किया, मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद उसको कहीं से कहीं तक कोई समस्या आएगी। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, करेक्ट। इसी तरह से बोरोन के नीचे कौन है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। हमें क्या करना है? इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, अब जिसने ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर बना लिया, समझो उसका इस तरह का क्वेश्चन बड़े आराम से वो फोड़ करके आएगा। खासकर ये वाला ऑप्शन कौन सा? 2, 4 और आपका ये 3, ये तो फोड़ के आएगा। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट लगता है, वो तो मैं अभी बता ही दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के भाई इसमें तो क्या है, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है एक्सेप्शनली,
देन उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से सीक्वेंस चलता है। फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये ऑर्डर तो क्या है बड़ी भाई, ये इनकरेक्ट है। उससे तो क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है ना, उससे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो वो तो इनकरेक्ट है। यानी कि जो करेक्ट है वो इनमें से ही कोई एक है। अब वो कौन है, वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखना। ये क्या होता है बेटा, NP3। NP3 का मतलब ये होता है 2p3 और ये होता है 3p3। और याद करिए, हाफ फिल्ड होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरेटिवली कम होती है अपने आजू बाजू वालों से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाइए, कैसा होता है, ऐसा, और इधर कैसा, ऐसा। भाई देखिए, बोरोन से कार्बन जाने पे बढ़ता है, हाँ बढ़ता है। अच्छा, ये हाफ फिल्ड है, हाँ है, तो इनकी अपने आजू बाजू वालों से कम होगी। इसे देखो, कार्बन से भी कम है, ऑक्सीजन से भी कम है। अच्छा, फिर लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, हाँ बढ़ती है। ये लो भैया, बढ़ गई। चलिए, अच्छा यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी वही केस हो रहा है, डिटो। यहां जाने पे बढ़ती है, इसलिए एल्यूमिनियम की सिलिकॉन से ज्यादा है। ठीक वैसे ही, सॉरी, सिलिकॉन की ज्यादा है किससे, एल्यूमिनियम से। ठीक वैसे ही जैसे कार्बन की ज्यादा है किससे, बोरोन से। अच्छा, ये कौन से हैं बेटा, सेकंड पीरियड के, और ये कौन से हैं बेटा, थर्ड पीरियड के। ये बात समझ में आ रही है। अब सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, वॉटएवर, तो जब हम इस तरह से जा रहे हैं तो नीचे जाने पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। याद करिए, सेकंड से थर्ड पीरियड आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, देन उसके बाद वापस से कम होती है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आगे क्या हो रहा है, उसके बाद आगे ये हो रहा है, आगे ये हो रहा है। तो जिसको अगर पता है, लाइक दिस, जिसको ये वाली ट्रिक पता है, अब वो इस ट्रिक को फॉलो करेगा और वो 2, 3, 4 में से परफेक्ट आंसर ढूंढ करके सामने रख देगा, बता देगा कि यार इसमें से कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। देखो, क्लोरीन और सल्फर में क्लोरीन ज्यादा होना चाहिए, पहली बात। अरे हाँ या ना, क्लोरीन और सल्फर में कौन ज्यादा होना चाहिए, क्लोरीन। वैसे भी मैं आपको बता दूं, क्लोरीन क्या है, मैक्सिमम। क्लोरीन क्या है, मैक्सिमम। तो क्लोरीन और सल्फर में कौन ज्यादा होना चाहिए भाई, क्लोरीन ज्यादा होना चाहिए, हाँ सही है। सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा होना चाहिए, देख लो, सल्फर ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन और फास्फोरस में कौन ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन तो सही आ रहा है, ये ऑप्शन तो सही आ रहा है। क्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम क्या होना चाहिए, सल्फर, सल्फर से क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। अरे हाँ या ना, और ऑक्सीजन से नीचे कौन होना चाहिए, फास्फोरस। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि फास्फोरस और सल्फर में कौन होगा, तो वो भी तो सामने लिख रहा है कि सल्फर ज्यादा होना चाहिए। आइए और देखिए, क्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। देन उसके बाद फास्फोरस होना चाहिए। चेक कर देते हैं कैसे, फास्फोरस और सल्फर में सल्फर ज्यादा होता है ना कि फास्फोरस, और यहां कौन दिखाया हुआ है, फास्फोरस। ये लो, गलत हो गया। मैं कह रहा हूं ना, इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को फोड़ के आ सकते हो। और मुझे पता है आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, आप खुद कह रहे हो हाँ यार बात तो सही है। ये देख लो ध्यान से, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये फास्फोरस को ज्यादा बता रहा है, जबकि ज्यादा कौन है, सल्फर। गलत हो गया। आगे देखिए, अच्छा सिलिकॉन को भी देख लो, सिलिकॉन फास्फोरस से भी ज्यादा होता है, जबकि उसको क्या किया हुआ है, नीचे दिखाया हुआ है। चलिए इस पे आ जाइए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। हाँ भाई, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। ऑक्सीजन होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। उसके बाद कार्बन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। और देन क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये कैसा हो गया, जरा वापस से देखिएगा। फ्लोरीन, देन उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, देन उसके बाद कौन आ रहा है, कार्बन, देन उसके बाद कौन आ रहा है, नाइट्रोजन। तो ये हमारा मल्टीपल हो गया, ठीक है। एंड फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, डी आ रहा है। क्या आ रहा है, डी आ रहा है। डी का मतलब 2 और 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। डी का मतलब है कि हमारे 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। और आप चेक कर लीजिए, सारा क्वेश्चन मैंने इसी में से खत्म कर दिया। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज। देखिए इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत सीधी सी बात है। एक बात बताइए, सिस्टम ज्यादा स्टेबल कब होता है? जब वो लो एनर्जी लेवल पे होता है। अच्छा, सिस्टम कम स्टेबल कब होता है? जब वो ज्यादा एनर्जी लेवल पे होता है। तो अब समस्या यह है कि नाइट्रोजन जो है वो n माइनस में उसको बदलना चाहते हो तो नाइट्रोजन पहले 2p3 था, हाँ था। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये 2p4 में बदल जाएगा, हाँ बदल जाएगा। क्या इससे ये पहले कैसा था? हाफ फिल्ड था, यस आर नो। अब कैसा हो जाएगा? पार्शली फिल्ड हो जाएगा। क्या कोई भी अपनी स्टेबिलिटी खोना चाहता है? नहीं। तो नाइट्रोजन भी अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोना चाहता। नाइट्रोजन आने वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? अपोज करेगा, बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैं अच्छा खासा हाफ फिल्ड हूं, मेरी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, मैं हाफ फिल्ड से पार्शली फिल्ड हो जाऊंगा। तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? अपोज करेगा। हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, एनर्जी देनी पड़ जाएगी। यानी कि प्रोसेस वैसे तो ये कैसा होना चाहिए था? एक्सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई ना एक तरह की, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन हो कैसा जाएगा? एंडो। एंडो का मतलब कि एनर्जी देनी पड़ गई, एनर्जी देनी पड़ गई यानी कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई यानी कि वो प्रोसेस वो कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो n माइनस बनना सबसे मुसीबत वाला काम है। आंसर इज बॉम्बे। बात खत्म, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to theory of electron negativity, most suitable name for OF2 molecule will be। देखिए OF2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा? थोड़ा वो मिसप्रिंट हो रहा था। हाँ, OF2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें कि भाई OF2 मॉलिक्यूल का नाम कैसे लिखा जाता है, तो देखिए नॉमेनक्लेचर कहता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखो, फिर उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लिखो, फिर उसके बाद नाम के एंड में आइड लगा दो। तो ये नाम हो गया। देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? ऑक्सीजन। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, है ना। और कितने फ्लोरीन है साहब? 2 फ्लोरीन है। और आइड एंड में लगा देना है, तो नाम हो गया ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। बात खत्म। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है भाई? इसका क्या ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का हमें करेक्ट ऑर्डर देखना है। तो देखो यार, सीधी सी बात है, क्या लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है और डाउन द ग्रुप आने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब आप इसके बेसिस पे आंसर निकाल सकते हैं। नीचे आने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पोटेशियम कैल्शियम गैलियम, है ना। यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए? ऑल आर करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब भाई बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई चीज लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, ठीक है ना, जस्ट ए सेकेंड, ये क्या है? टॉप टू बॉटम। अगर यहां से यहां जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। अगर यहां से यहां आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही होगी। एक तरीका तो ये भी है, लेकिन ये कब है? जब एक ही ग्रुप या एक ही पीरियड के एलिमेंट दिए गए हों। लेकिन अगर मान लो ऐसे सेम सेम कुछ पकड़ा दिए गए हों तो इनको देखने का एक और भी तरीका होता है, क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और ये हम नहीं कहते, ये फेजांस रूल कहता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, पाई उतना ज्यादा होगा,
कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, बात खत्म। ये हम नहीं कहते, ये फैजांस कहता है। तो सीधी सी बात है, सोडियम +1 है, Mg+2 है, यानी कि अगर देखा जाए तो यहां से यहां जाने पे बेसिक कैरेक्टर कम होंगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए, ये +2 है और ये +1 है। वैसे तो दोनों के दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, दोनों के दोनों कौन है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीडेशन भी बता रही है कि ऑर्डर गलत है। ये +4 है, ये +5 है, ऑर्डर गलत है। ये +3 है और ये +5 है, ऑर्डर गलत है। फाइनल आंसर ए है, बात खत्म। तो एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ मैंने दोनों ही क्वेश्चन इसीलिए लिए थे ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन, ठीक है ना, K+, Rb+, CS+। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी अगर रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगा? कम होगा। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हो, अगर रेडियस बड़ी होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो जिसका कैटायन जो जितना छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, यानी कि K+ वाले की सबसे ज्यादा, Rb+ की उससे कम, CS+ की सबसे कम। आंसर इज डी, बात खत्म। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। देखिए, लैटिस एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और R यहां पे क्या होता है? दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। दो कैटायन एनायन है ना, उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस के बीच को एक तरह से हम क्या बोलते हैं बेटा? R बोलते हैं। ओके, अब सीधी सी बात है, ये +1 -1 है, ये +1 -1 है, ये +2 -2 है, लेकिन ये +2 -3 है। तो भाई फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू चार्ज, देन सेकंड प्रेफरेंस गोज टू व्हाट? साइज। तो सीधी सी बात है, जहां पे चार्ज जितना ज्यादा होगा वहां पे लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो इनका कितना हो गया? Q1 Q2 कितना हो गया भाई? 6 हो गया, 5 मत बोल देना, ठीक है ना। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा होगा, ये उससे कम होगा, ये और कम होगा, ये और कम होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज डी होगा, बस बात खत्म। मतलब Q1 Q2 जितना ज्यादा होगा, Q1 Q2 जितना ज्यादा होगा, जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट शोज डायगोनल रिलेशनशिप? वेरी सिंपल, लिथियम, बेरिलियम और कौन है? बोरोन, और कौन है? कार्बन। इसी तरह से यहां पे क्या लिख दीजिए? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। डायगोनल रिलेशनशिप इन तीन में चलता है, इसके अलावा कहीं नहीं बताया जाता है, केवल इन तीन में ही बताया जाता है। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ हो गया, और आपका बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ हो गया, ठीक है। और क्या बचा? बोरॉन सिलिकॉन के साथ हो गया। तो अल्टीमेटली बोरॉन एल्यूमिनियम ये फेल हो गया। फाइनल आंसर इसका ACD हो गया, खत्म। वेरी सिंपल, क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is oblique are bridge element? देखिए, ब्रिज एलिमेंट्स जो होते हैं वो सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक सब होते हैं। बस ध्यान रखना, जो नोबल गैसेस होती हैं, कौन सी गैसेस होती हैं? नोबल गैसेस, उनको ब्रिज एलिमेंट नहीं बोला गया है। तो यहां पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, एक आर्गन ही नोबल गैस है, बाकी तो सब ब्रिज एलिमेंट है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ACD। फाइनल आंसर क्या होगा? ACD। आगे बोलते हैं, सेलेक्ट द एंडोथर्मिक स्टेप। एंडोथर्मिक स्टेप क्या है भाई? देखिए, EA1 EA2 आपने पढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, हाँ या ना? तो बस जरा ध्यान से अच्छे से देखते जाइए, आयनाइजेशन भी आपने पढ़ी हुई है, सब पढ़ा है। आपको यह देखना है कि कब कहां एनर्जी देनी पड़ती है, कब कहां एनर्जी मिलती है। तो एक बात सोचिए कि S- है और आप S-2 बना रहे हैं, तो एक पहले से है और एक और ला रहे हैं।
अरे भाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन और ला रहे हैं, कहने का मतलब है बवाल कटना तय है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर नेगेटिव चार्ज पहले से ही है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना, उससे रिपल्शन फील करेगा। आने वाला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पहले से नेगेटिव चार्ज पहले, उससे रिपल्शन फील करेगा। लेकिन हम इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती फोर्सफुली क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो भाई समझाएंगे, अरे साथ रह लो, अरे अरे बात मानो, अरे अच्छे बच्चे, अरे मान जाओ, अरे ये वो। तो बाय द एंड समरी इज दिस, एक इलेक्ट्रॉन पहले से है और दूसरा एक और लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, दोनों आपस में रिपेल करेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी। प्रोसेस कैसा होगा, एंडो। नियॉन 2s2 2p6, हम तो ठहरे फुली फिल्ड, किसकी मजाल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले आए। तो बोले भाई तुम्हारे आगे 3s 3p तो सब खाली पड़े, उसमें रख लो। तो जबरदस्ती रखवाना पड़ेगा, बेमन से रखेगा। प्रोसेस एंडोथर्मिक। समझ में आया। n से n माइनस बनना है, अभी अभी बता के चुका हूं, हाफ फील्ड को पार्शियली फील्ड में बदल रहे हो। प्रोसेस एंडोथर्मिक। जबरदस्ती अच्छा ये क्या है, Al+2 है, Al+2 है, ठीक है, Al+2 है और आप उसको Al+3 में कन्वर्ट कर रहे हो। Al+2 है और आप उसको Al+3 में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। प्रोसेस एंडोथर्मिक। यानी कि आंसर ऑल, आंसर ऑल। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। क्या ये बोलता है कि भाई PQRS एलिमेंट है, रेस्पेक्टिवली इतनी इतनी EN है, बताओ कौन सा हाइड्रोक्साइड एसिडिक होगा, कौन सा हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को तुम 15 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट पता हो। देखो ये O है, ये H है और इमेजिन करो कि ये A है। समझ में आ रहा है। O की EN आपको पता है 3.5 है, H की EN आपको पता है 2.1 है। ये बात समझ में आई। अब देखो यार, सीधी सी बात है, लाइफ का सिद्धांत है कि हमेशा जोर किस पे चलता है, अपने से मजबूत पे या अपने से कमजोर पे। तो भाई अपने से कमजोर पे। तो अगर मान लो O जो है, क्या है बेटा, अगर O जो है, अगर O को इलेक्ट्रॉन चाहिए, O को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके सामने दो ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा या इससे लेगा। तो जो वीक होगा, जो वीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मान लो अगर, कैसे पता चलेगा कि कौन किससे लेगा, वेरी सिंपल, जरा ध्यान से देखना। अगर ए की जो EN है, EN ऑफ A अगर लेस देन 2.1 है, 2.1 किसकी EN है, हाइड्रोजन की। तो अगर A की EN 2.1 से भी कम है तो बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा तो ये OH माइनस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा, इसका मतलब कंपाउंड बेस हो जाएगा। बस सॉल्यूशन में अगर वो OH माइनस आयन दे रहा है तो वो बेस है। अच्छा, EN ऑफ A ग्रेटर देन 2.1 है, तो अब ऑक्सीजन सोचेगा कि भाई इसकी EN तो 2.1 से भी ज्यादा है और ये 2.1 है, हाँ, यानी कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो O की क्या है, O तो दोनों से ही इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है, लेकिन वो देखेगा कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान है। बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, H+ बन जाएगा, कंपाउंड एसिड हो जाएगा, बात खत्म, वेरी सिंपल। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि इनमें से जिसकी EN 2.1 से कम है। अब आप देखो, मैंने कहा था ना 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को, 15 क्या उससे भी कम टाइम में आप उसको क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो। इन्हीं चीजों को मैं बोलता हूं QSP। QSP मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट, जो आपके क्वेश्चन को भिड़ते ही सॉल्व कर दें। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको यह पता है तो अब आप क्या करोगे,
आप देखोगे 0.8, 1.2, 1 और 2.5। अच्छा, 3 है जिसकी EN 2.1 से कम है, यानी कि 3 बेसिक होने चाहिए और एक एसिडिक होना चाहिए। तो वो कौन कौन है भाई? PQR, PQR, इन तीनों को बेस होना चाहिए। SOH को क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर ABC होना चाहिए। ये लो भाई, इसका आंसर ABC होता है, बात खत्म। कर लोगे? चलिए, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे पीरियोडिक टेबल के, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। ये मेन क्वेश्चंस थे जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आप सबको, ठीक है? तो ये मैंने यहां पे बता दिए हैं। आगे नेक्स्ट टर्न पे हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के साथ, ठीक है बेटा? तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अब पढ़ते रहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ओके, बाय बाय।